आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉर्क ऑन ए करंट लूप। ठीक है, तो 10th क्लास का जो सिलेबस है, आप जब 10th में पढ़ते होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो उस चैप्टर में बताया गया होगा कि एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, और दूसरा एक मैग्नेट है जिसका कि इधर साउथ पोल है, और इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ये एक कॉइल वाइंड डाल देते हैं ऐसे। ये गैप थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसमें हम करंट देते हैं। मैं इसमें एक बैटरी एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक इसमें की लगा देते हैं। उस की को ऑन करते ही क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव प्लेट है, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, ये करंट इधर जाएगा, ऐसे होता हुआ इधर से होता हुआ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये जो करंट कैरिंग लूप जो है, इसको दो मैग्नेट्स के बीच में रखा। ये बार मैग्नेट्स हैं, वो मैंने दिखाया नहीं एक्चुअली, ये इस तरह का मैंने इधर दिखाया, मैंने 2 डायमेंशनली दिखा दिया है, ठीक है। तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है कि एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से निकलता हुआ ऐसे साउथ में चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके पास में एक दूसरा बार मैग्नेट रख दें, उसका साउथ पोल, तो ये फील्ड इसमें नहीं जा करके ऐसे इससे इसमें इंटर कर जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ फिर ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर इस बीच वाले रीजन में अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म, अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है काफ़ी, ठीक है, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, ठीक है। फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ये होगा बी का डायरेक्शन, बी पूरे में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर होगा, ये होगा बी का डायरेक्शन, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में जाएगा। और ये जो लूप हमने बनाया, इसमें कुछ नेमिंग कर देते हैं, ABCD इज ए लूप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो चारों सेक्शन हैं, अभी आप इस CD को एक कंप्लीट सेक्शन मान लो, और तो यहाँ पर आपको पता है कि एक ब्रेक हो रहा है, बट वो ब्रेक बहुत छोटा है, सो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये मैं यहाँ से लेता हूँ ABCD, ओके, ABCD। सो AB जो ये कंडक्टर A से B जो हम सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ है A to B, और फील्ड जो है वो इधर की तरफ है B, ठीक है, फील्ड जो है वो इधर की तरफ है B। तो आपने पढ़ रखा है ना कि DF जो होगा फोर्स, वो होता IDL क्रॉस B। तो यहाँ पर जो ये IDL, इसमें कुछ करंट जो है वो जा रहा होगा, उसको मैं I कह देता हूँ, ठीक है। तो IDL लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर है, सो IDL ये पूरा F निकाल पाएंगे हम लोग, F एक्टिंग ऑन दिस AB सेक्शन, AB वायर का जो सेक्शन AB है उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम निकाल रहे हैं। सो F निकालेंगे, F ऑन AB, ये निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा I इंटू L। L क्या है, ये AB लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, L इंटू B जो है वो इधर की तरफ, ओके, इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। करंट का जो आइडियल L फैक्टर ऊपर की तरफ है,
और बी जो है वो इधर की तरफ है। देखिए ये एल जो है वो इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। आइडियल मतलब एल वेक्टर अगर लिखें तो, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अगर हम लोग आई डी एल क्रॉस बी करेंगे, ठीक है, आई के तरफ में, आई डी एल के तरफ में हम ये उंगली रखेंगे और बी के तरफ में अपने हाथ को रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो करेंट है ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हाथ की तरफ है। तो आई डी एल क्रॉस करेंगे तो बी, आई डी एल क्रॉस बी जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये ए बी रॉड है, इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ। अंदर को मैंने क्रॉस से दिखाया, यानी कि ये जो रॉड ऐसे है, ठीक है, ये जो वायर है ए बी, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये जो रॉड है वो अंदर जाना चाहेगा, ओके, ये अंदर जाएगा। अब हम लोग सी डी पे भी चेक कर सकते हैं। सी डी सेक्शन जो है इसमें करंट है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है, बी इधर की तरफ है और ये है आई एल। सो सिर्फ एल चेंज हो गया, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो आई डी एल क्रॉस बी इसका उल्टा आएगा। एक का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ जो आई डी एल वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, बी जो है वो अनचेंज है। इसका मतलब ये कि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अपोजिट आने वाला है। आप चेक कर सकते हैं, ये नीचे है और ये वाला ये जो है वो उधर की तरफ है, ओके, ये नीचे की तरफ है और ये उधर की तरफ है, ठीक है। आई डी एल क्रॉस करेंगे तो ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके वो नीचे की तरफ बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। आई डी एल क्रॉस बी करेंगे बाहर की तरफ आ जाएगा, ओके। अगर इसमें हाथों से करने में ये दिक्कत आता है तो आप एक्स वाई जेड प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। बी इधर की तरफ है, ठीक है, बी है राइट हैंड साइड, एक्स एक्सिस में बी है। अच्छा, आइडियल वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है, यानी कि वो इधर बी को हम ले सकते हैं आई कैप के साथ। बी जो है वो आई के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, ओके। एल वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ है, ओके, तो यहाँ पे तो एल वेक्टर जो है वो नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जे कैप लिख सकते हैं। तो आई क्रॉस माइनस जे कैप, यह आ जाएगा माइनस के कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है और एक माइनस साइन भी। तो माइनस के कैप का मतलब क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया, हाँ ये उल्टा लिख दिया है। आइडियल क्रॉस, तो इसका डायरेक्शन पहले लिखेंगे माइनस जे क्रॉस आई कैप। सो जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के कैप होता है और उसके आगे एक माइनस लगा हुआ है, सो ये आ जाएगा के कैप, यानी कि बाहर की तरफ। तो आप राइट हैंड रूल लगाएं या ये वाला करके भी चेक कर सकते हैं, यानी कि इस वाले सेक्शन पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ है। बाहर वाले फोर्स को मैंने डॉट से, यानी कि ये वाला जो रॉड है सी डी जो सेक्शन है ये बाहर आना चाहेगा और ए बी सेक्शन जो है वो अंदर जाना चाहेगा। तो ये पूरा जो कॉइल है वो क्या होगा, ट्विस्ट कर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये वो कॉइल है, यहाँ से इधर से करंट आ रही है, इधर से होकर के ऐसे होकर निकल जा रही है। यहाँ पर ए है, बी है, मैं इस पर लिख देता हूँ, चलो, ए बी सी एंड डी, ओके। ये माउस पैड है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ए बी सी डी है, ओके। सो इधर वाला जो सेक्शन है वो अंदर जाना चाहता है, ये वाला सेक्शन है जो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा, ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ठीक है। जब ये घूमता रहेगा तो घूम करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी ये किसी सर्टेन एंगल पर मैं एनालाइज नहीं करा रहा हूँ, अगर घूम करके ऐसे आ जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। तो वो वाला केस देखते हैं। जब ये घूम के ऐसे आ जाएगा तो ये जो वायर है इस पर कुछ इंसुलेशन लगा देते हैं जिससे कि वो एक दूसरे में टच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो थोड़ा सा घूम के इधर चला जाएगा और ये वाला जो है वो थोड़ा सा घूम करके इधर चला जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आपने ट्विस्ट कर दिया ना, तो यहाँ पर ट्विस्ट एक बन जाएगा। हाँ, अब इधर की तरफ आ जाएगा C D A एंड B। A यहाँ चला जाएगा और B उधर चला जाएगा, C इधर आएगा और D इधर आ जाएगा। ओके, करंट जो है वो A में इंटर कर रहा था, तो करंट अभी भी A में ही इंटर करेगा। हमने बैटरी को ऐसे यहाँ से कनेक्शन काट के चेंज नहीं किया है, वो वैसे ही जुड़ा हुआ है। सो करंट इसमें अभी वैसे ही रहेगा, इधर से जाएगा, A में करंट इंटर करेगा इधर से होता हुआ, ठीक है। A में AB की तरफ इंटर करता हुआ ऐसे करके CD से निकल जाएगा, जैसे पहले निकल रहा था। CD वाले से बाहर निकलेगा, AB से इंटर करेगा करंट, और वायर में एक यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर वो इंसुलेशन लगा हुआ होगा, तो उस ट्विस्ट के आने से दोनों टच नहीं होगा। ओके, तो ये एक फायदा भी है यहाँ पे कि टच नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। बैटरी वैसे ही लगा पड़ा है, प्लस माइनस, और यहाँ पे स्विच है। पॉजिटिव से करंट निकलेगा और A में इंटर कर रहा था, पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और A में इंटर कर रहा है, ठीक है। ये अब आपको समझना है। और इधर भी नॉर्थ पोल होगा और इधर की तरफ जो होगा वो साउथ पोल होगा। ये 180 डिग्री से रोटेट होने के बाद जब ये ऐसे रखा हुआ है ABCD, इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये 180 डिग्री घूम गया। अब फिर अब ऐसे कर दूंगा तो 360 घूम जाएगा। तो मैंने अभी क्या किया, इसको 180 से घुमा दिया है। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन करंट पहले जो था इधर वाले सेक्शन में, जो पहले लेफ्ट हैंड साइड में AB था, लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड में CD है, DC है। DC जो है वो अब लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है। सो इसमें करंट नीचे की तरफ है, यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा, फोर्स वो बाहर की तरफ आ जाएगा, डॉट से दिखा दिया है, यानी कि ये रॉड बाहर ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और इधर वाले में उल्टा हो जाएगा, इधर वाले में अंदर की तरफ लाएगा। तो ये 1-2-1-2 एक्शन जो है वो इसमें स्टार्ट हो जाएगा। 1-2-1-2 एक्शन क्या है, पहले वर्लपूल वाले ऐड आते थे, ठीक है, वॉशिंग मशीन के 1-2-1-2 एक्शन। तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसे घूमेगा, पहले क्या था, ये अंदर घूम के ऐसे हो रहा था, ठीक है। अब ये जब यहाँ ये सिचुएशन आ चुका है, तो फिर ये वापस इस पे तो फोर्स बाहर रहेगा, उस पे फोर्स अंदर रहेगा, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा। यानी कि होगा क्या, यहाँ से ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे घूम जाएगा। तो ये ऐसे 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 करता रहेगा, ठीक है। मतलब 1-2-1-2 एक्शन जो है, ठीक है, कभी क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमता रहेगा, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट रोटेशन कर नहीं पाएगा, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन करवाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वायर के जो कनेक्शंस हैं वो कोई चेंज कर दे यहाँ पर, तो ये बात बन सकती थी, ठीक है। तो वायर तो ट्विस्ट हो जाता है यहाँ पे, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कम्यूटेटर लगाते हैं, नहीं तो ये 1-2-1-2 एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, कम्यूटेटर चाहिए। तो कम्यूटेटर क्या होता है वो भी देखते हैं। कम्यूटेटर लगाने के लिए, इस कंप्लीट रोटेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, आप एक काम कर सकते हो, प्लास्टिक का कोई रॉड या ऐसे इंसुलेटेड मटेरियल का एक रॉड लेते हैं, जिस एक्सिस के बॉडी एक्चुअली कॉइल घूम रहा होता है। ये कोई प्लास्टिक का की रॉड होगी, ठीक है। और इस रॉड के पर जो रॉड ऐसे है, इस रॉड के किनारे से ये वायर हम यहाँ तक लाते हैं, ठीक है, ऐसे लाते हैं, और इधर से किनारे से वायर लेकर के आते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं, तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो वायर आ रहा है, ये वायर मैं क्या करता हूँ, ये एक लंबा सा रॉड है, ओके, ये बड़ा सा रॉड है, जिसमें कि ये इसको ऐसे बना करके इसमें सेट कर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो वायर है, ठीक है, ये आप यूँ कर सकते हो कि जो रॉड है वो इसको बिल्कुल बीच से पास हो रहा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जा रहा है, और उसी जब ये घूमता है कॉइल के साथ में उसके रॉड भी घूमता है। रॉड एक एक्सिस की तरह काम कर रहा है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है, मेरी उंगली की तरह।
अब जब ये घूमता है कॉइल तो उसके साथ जो है रॉड जो लगी हुई है, उंगली तो नहीं घूम रही लेकिन रॉड जो है उसके साथ घूमती है। और यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा, ये ऐसे नुकीला बीयरिंग लगा रखा होगा जो किसी या कोई ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होगा। बॉल बीयरिंग यूज करते हैं जिसमें कि वो पाइवेटेड होगा, मतलब उससे वो बाहर नहीं जा रहा होगा, इसी में घूम रहा होगा। ठीक है, हाँ तो मैं ये जो पेन है इसके थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ से ये रॉड है, इसमें इधर की साइड से ऐसे और इधर की साइड से इधर से ऐसे आएगा वायर। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये ड्रॉ किया है वैसे, एक वायर इधर से आएगा और दूसरा वायर इधर से आएगा, और इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप या ऐसा कुछ, यहाँ पे थोड़ा चिपका दिया, यहाँ पे चिपका दिया, ताकि ये फिक्स हो जाए, ये दोनों वायर्स जो हैं वो फिक्स हो जाएं। और उनके एंड पर हम क्या करते हैं, उसके एंड पर हम लोग एक कॉपर की रिंग होती है, ये कॉपर की एक गोल रिंग है, इस रिंग को हम क्या करेंगे, हम यहाँ बीच से कट कर देंगे तो उसके दो हिस्से बन जाएंगे, एक ऐसा वाला सेमी सर्कुलर और एक दूसरा ऐसा बन जाएगा, दोनों बना लेंगे हम। ठीक है, दो ऐसे सी टाइप के सेमी सर्कल जैसे बन जाएंगे, एक कॉपर के रिंग को काट के बना देंगे। उस रिंग का आधा सेक्शन जो है वो इधर चिपकाएंगे और आधा सेक्शन जो है वो इधर चिपक जाएगा। ठीक है, दोनों टच नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब अगर मैं इस पे बना के दिखाऊं तो यहाँ से ऐसे ये ऐसे थोड़े दूर तक चिपका होगा और इधर से ऐसे चिपका हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, रिंग जो है वो इस पे मैंने लगा दिया है। ओके, जैसे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रिंग वाला सिस्टम लगा दिया गया। इधर भी हम चाहें तो ये एक नुकीला लगा करके यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा जिसमें वो फिक्स हो जाता है। ओके, अब हम ये जो रिंग है आधे आधे जो सेमी सर्कुलर रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, अब वो रिंग से कनेक्टेड है ये वायर। ठीक है, ये बाकी सब तो प्लास्टिक है, और ये यहाँ से इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ब्रश वाला मैकेनिज्म होता है। ठीक है, यहाँ तो बहुत सिंपल है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। ये दो मेटालिक ब्रश होता है। ठीक है, मेटालिक दो ब्रश होते हैं जो उन दोनों स्लीव्स, इसको रिंग नहीं स्लीव कहा जाता है, स्लीव्स। तो हाफ कट जो स्लीव लगा हुआ है इसमें, उन दोनों में टच हो जाता है जाकर के, मतलब यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया गया, ये जब ये घूमेगा तो यहाँ पर वो घिसेगा, ये टच होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें कनेक्ट कर देते हैं और ये इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, यहाँ से जो जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ जाएगा, इस स्लीव से होता होगा करंट, ऐसे होता होगा उधर से होकर के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। जो सीडी में डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा था वो क्या होगा, अब बिल्कुल वैसे ही रहेगा। क्यों, मैं यहाँ से आप मान लो कि यहाँ पे स्लीव लगा हुआ है। ओके, मैंने इस डायग्राम में नहीं लगा हुआ, लेकिन आप मान लो कि यहाँ पे जो स्लीव्स हैं वो लगे हुए हैं, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और इस पर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस पर फोर्स बाहर की तरफ, तो यानी कि ये जो कॉइल है वो ऐसे घूमना चाहेगा। ठीक है, जब ये घूम चुका है तो सी डी का नया पोजीशन मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जब ये घूमेगा तो जो स्लीव्स हैं वो भी घूम जाएंगे उसके साथ। ठीक है, और जो कनेक्शन जो लेफ्ट वाला जो है वो जो ब्रश उसको एल दिखा रहे हैं, राइट वाले ब्रश को आर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले लेफ्ट वाला जो ब्रश था, ठीक है, चलो बना देता हूँ मैं। ओके, यहाँ से आया रिंग, इधर है रिंग लगा हुआ। ओके, यहाँ पर ऐसे टच होने वाला ब्रश है। लेफ्ट ब्रश राइट ब्रश, तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले ब्रश से ए बी वाला जो वायर है वो कनेक्टेड है, लेकिन घूमने के बाद अब लेफ्ट वाले ब्रश से सी डी वाला वायर कनेक्टेड है। सो करंट का डायरेक्शन जो है वो अब सी डी में डाउनवर्ड नहीं होगा, अब अपवर्ड हो जाएगा, और इस पे हमेशा फोर्स अब अंदर की तरफ लगेगा, इस पे बाहर की तरफ। तो अब ये घूमता रहेगा लेकिन इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। फोर्स ऑन द लेफ्ट सेक्शन, आइदर वो ए बी हो या सी डी हो, इन द लेफ्ट सेक्शन इट विल बी इनसाइड एंड इन द राइट हैंड
राइट वाला जो सेक्शन है उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यानी कि ये जो लूप है वो हमेशा ऐसे एक ही डायरेक्शन में घूमता रहेगा, एंड 1-2 एक्शन जो था वो बंद हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, वैसे ये जो मैकेनिज्म है सिर्फ समझने के लिए ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको कैसे बनाते हैं वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इसके लिए हम लोग कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं। और प्रैक्टिकली ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक जितने भी मोटर है, डीसी मोटर, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है, एसी मोटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पे उसके बारे में नहीं पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कुछ पोर्शन करवाया जाता है। ठीक है, सो उसमें एसी मोटर, एसी जनरेटर के बारे में पढ़ाया जाता है, अल्टरनेटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़ लोगे। अब हम लोग इसके वर्किंग के बारे में बात करें कि ये वर्किंग तो पूरा समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है, जब चूंकि ये ट्विस्ट कर रहा है, ये कॉइल क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, तो इस ट्विस्टिंग में कुछ ना कुछ तो टॉर्क लगता होगा, वो टॉर्क हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आई करंट दिया गया है। ओके, करंट जो है वो आई है, और मैग्नेटिक फील्ड बी दे दिया गया है, और इस कॉइल का कुछ हाइट और विड्थ वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो ये जो विड्थ लिया गया है, ये विड्थ उन्होंने बी लिया है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए लिया गया है। ठीक है, ये वाला ए है और वो है बी। ठीक है, सो मैं एक डायग्राम को तो मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच रहा हूँ जिस एक्सिस के बॉडी घूमेगा, टर्न करेगा। ओके, ये जो है वो ऐसे टर्न करेगा, ये अंदर जाएगा ना, सो मैंने गलत डायरेक्शन दिखाया है, ये अंदर जाएगा तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई देगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऊपर से अगर कोई यहाँ पर से कोई अगर देखता है, किसी की आंख यहाँ पर है, ठीक है, किसी की आंख है यहाँ पर, ओके, कोई इधर ऊपर से देख रहा है तो उसको दिखेगा क्या कि ये जो है वो, अगर आप हम लोग ऊपर से देखेंगे ये अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, ये ऐसे घूम रहा है, तो ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो इट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर से देखने वालों को ये क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से देखने वाले को कैसा दिखेगा वो मैं पहले तो फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्स जो लगेगा, फोर्स चाहे ए बी लें या सी डी लें, दोनों पे बराबर फोर्स लगने वाला है, और बी सी पे फोर्स जो होगा वो 0 होगा। मैं बी सी और ए डी पे फोर्स 0 होगा, वो भी मैं निकाल के बता देता हूँ। हम देख सकते हैं कि ये बी सी में करंट इधर की तरफ है, बी सी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है। तो ये हम देख सकते हैं कि जो आई डी एल है या डी एल वेक्टर, एल वेक्टर जो है, आई डी एल वेक्टर जो है, और क्रॉस बी लेते हैं, तो दोनों तो पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू बी, तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा, सो साइन 0 विल बी 0, यानी कि इस सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। और उसी तरीके से यहाँ पर इधर ए डी सेक्शन में, ठीक है, ए डी सेक्शन में ये ए है एंड डी, मैग्नेटिक फील्ड तो बी इधर की तरफ है, लेकिन करंट जो है वो आई डी एल, आई एल फैक्टर जो होगा वो इधर की तरफ होगा। सो 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। सो इन दोनों वायर के सेक्शंस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 फोर्स लगेगा। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और उनके बीच के जो डायरेक्शन है उनकी वजह से। ठीक है, फोर्स जो है वो इन दोनों पे ही लगेगा, तो इन दोनों पे फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो जो ऊपर से देखेगा, ये जो ऊपर से देखने वाला है उसको दिखेगा क्या। ठीक है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, चलो ठीक है,
आप जब इसको ऊपर से वॉच करते हो, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर से जब हम देखेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखेगा। इस पर मैंने क्या क्या लेटर, आपको ये BC वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये है B और ये है C, ठीक है। तो अगर ऊपर देखेंगे तो ये BC वाला जो लाइन है यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ, टॉप व्यू। ऊपर से कोई देखेगा तो उसको ऐसे BC लाइन दिखाई देगा, ठीक है। और उस BC लाइन में करंट जो है वो इधर से ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और मैग्नेट का जो ये वाला फेस है, ये वाला हिस्सा वो दिखाई देगा उसको, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो दिखेगा, ठीक है। नाउ इसके इस एंड पर फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ठीक है, ये ऐसे हो गया मतलब, ओके, ये ऐसे देख, वो इधर से हम देख रहे हैं अब। तो इधर वाले सेक्शन पे फोर्स जो था वो अंदर की तरफ लग रहा था ना, ये इस पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे कर दिया है, तो ये जो अंदर की तरफ था वो क्या होगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन AB सेक्शन है ये, ठीक है। और इधर की तरफ जो फोर्स दिखा रहा हूँ ये होगा फोर्स ऑन CD सेक्शन, CD पे सेक्शन पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, ठीक है। इनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। ये अगर कुछ सर्टेन एंगल से घूम जाता है तब क्या होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे घूमते वक्त जो है थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करेगा, तो ये यहाँ से, इसका जो सेंटर है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसके अबाउट घूम रहा है, वो यहाँ से थोड़ा सा चूँकि अंदर चला गया ना, तो अभी ऐसे दिखाई देगा। मैं यहाँ के अबाउट एक सर्कल अगर बना दूंगा, या मैं ऐसे ही दिखाई, तो सर्कल की जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ओके। अब ये जो पॉइंट B है यहाँ चला जाएगा, और ये C जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे, मैं अलग बना, यहीं पर रन देते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। B चूंकि ऐसे घूम रहा है ना, ये घूम के चला गया तो पीछे चला गया, ऊपर से देंगे तो ये ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो ये B पॉइंट यहाँ पर होगा और C पॉइंट मैंने यहाँ दिखा दिया, और करंट B से C की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सिचुएशन में फोर्स किधर लगेगा, मैं जरा इसके बारे में बात करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि AB जो सेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। करंट जो है वो A से B की तरफ जा रहा है, यानी कि करंट जो आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। ये जो रॉड है उसमें करंट जो है वो A इस बोर्ड के अंदर है, और अंदर से करंट बाहर की तरफ ऐसे निकल रहा होगा, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है, ठीक है, मेरे से उधर की अपोजिट साइड में। तो आइडियल क्रॉस B करेंगे तो फोर्स किधर निकल रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है, यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये कॉइल तो घूमेगा लेकिन उस पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन जो है हमेशा अपवर्ड रहेगा। ये ऐसे घूमेगा लेकिन उस पर फोर्स अभी भी अपवर्ड रहेगा, क्योंकि करंट जो है वो अभी बाहर की तरफ आ रहा है और फील्ड जो है वो उधर की तरफ है। सो आइडियल क्रॉस B इज अपवर्ड, ओके। सो ये घूमेगा जरूर, ठीक है, ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। अभी फोर्स जो है इस सेक्शन पे ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स है, और इस पे नीचे की तरफ फोर्स है। जब ये थोड़ा सा और ऐसे घूम जाएगा, ओके, ये ऐसे घूम जाएगा, मैं एक बुक ले लेता हूँ और उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास ये एक बुक है, तो इस सेक्शन में फोर्स जो है वो मैं ऊपर की तरफ है ऐसे, और इधर वाले सेक्शन में फोर्स जो है नीचे की तरफ है। जब ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो फोर्स जो है ऐसे नहीं होगा, फोर्स अभी भी ऐसे वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, और इसमें वर्टिकली क्या होगा, ऐसे डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला वो डाउनवर्ड आ रहा था।
ऐसा नहीं कि ये घूमेगा तो इसके हिसाब से फोर्स भी ऐसे घूमेगा, नो, फोर्स नहीं घूमेगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं घूमने वाला है। ये अभी फोर्स ऊपर की तरफ है, ये घूमेगा तो फोर्स अभी भी ऐसे अपवर्ड ही रहेगा हमेशा, ये कॉइल घूमता रहेगा लेकिन रॉड पे जो फोर्स है हमेशा वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, इस वाले पे डाउनवर्ड रहेगा। हाँ, जब ये फ्लिप करेगा तब वहाँ पे एक का डाउन एक दूसरे का अप हो जाता है, ठीक है। सो इस वाले पे फोर्स ऊपर की तरफ है और यहाँ पे फोर्स किधर है, नीचे की तरफ है। घूमने के दौरान फोर्स के डायरेक्शन में इसमें चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, जब तक ये ऊपर के सेक्शन में घूमता रहेगा, ठीक है। और जब ये फ्लिप होकर के ये ऊपर चला जाएगा तो फिर जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। तो ये एब्रप्टली नहीं होता है, एक्चुअली जो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, डायरेक्शन जो है फिक्स है अपवर्ड, ठीक है। यहाँ से यहाँ घूम के जाने तक डायरेक्शन क्या है, इस पर इस वाले पे सेम रहेगा, इसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है, फोर्स की वैल्यू चेंज, और कैसे चेंज होती है वो देखते हैं। तो फोर्स जो है फोर्स आपने देखा कि वो जगह आई, करंट आई इंटू जो रॉड का लेंथ है वो क्या हम ले रहे हैं, बी है, आई एल क्रॉस बी होता है ना फोर्स, करंट तो चलो आई ले लिया मैंने, लेंथ कितना है, बी है, लेंथ इज बी, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया एंड सम साइन थीटा आएगा। व्हाट इज दिस साइन थीटा, ये साइन थीटा कौन सा एंगल है वो आपको देखना होगा। सो साइन थीटा जो एल और बी के बीच का एंगल होता है, ठीक है। सो ये है एल वेक्टर, ठीक है, इधर हम ले रहे हैं एल वेक्टर। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये दो फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो पहले मैं निकाल लेता हूँ, ये बाद में बात करेंगे। फोर्स तो लग ही रहा है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग टॉर्क निकालते हैं, ठीक है। तो मैं ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, वो ये लाइन है, ऊपर से देखने वाले को उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखा है, ठीक है। तो ये लाइन है और एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में रहेगा, दूसरा जो लाइन है वो अभी मैं ड्रॉ करूँगा, ओके। सो इन दोनों के बीच में जो टॉर्क, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, दोनों की वजह से टॉर्क निकालेंगे। तो जो टॉर्क होगा वो दो टॉर्क का सम होगा, एक टॉर्क जो इधर की तरफ घुमा रहा है और एक टॉर्क इधर घुमा रहा है। इस तरीके से जो दो टॉर्क्स ऐड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनको कपल कहते हैं, ठीक है। वैसे टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो R क्रॉस F होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से R क्रॉस F निकालेंगे और इसकी वजह से R क्रॉस F निकालेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो टोटल टॉर्क निकल जाएगा। क्योंकि ये वाला टॉर्क जो है वो इधर घुमा रहा है और ये भी इधर घुमा रहा है, तो दोनों टॉर्क क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉर्क R क्या चीज़ होता है, R जो है वो ऑरिजिन, जहाँ पर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम ये जो वेक्टर लेते हैं इधर की तरफ, ठीक है, ये होता है R वेक्टर, ठीक है। इसका जो लेंथ है ये है a/2 और ये लेंथ भी कितना है, a/2, ये a/2 है, यानी कि R का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो तो मैंने a/2 ले लिया। फोर्स की वैल्यू F ले लेते हैं, बाद में हम F की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, F ले लिया। और इन दोनों के बीच का एंगल R क्रॉस F जो होता है उन दोनों के बीच का एंगल लेकर के निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग एक कन्वेंशन लेंगे, ठीक है, कि एंगल कहाँ से लिया जाए। सो एंगल हम लोग ले लेते हैं इधर की तरफ से, ठीक है। आपके बुक में पेज नंबर 158 पर एक डायग्राम बना हुआ है, इसको देखो, पेज नंबर 158 बुक में, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो दिख रहा है ना वो उल्टा बना हुआ है, मैंने जो बनाया है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इसमें जो एक फोर्स है ऊपर वाले में तो ऊपर दिखाया जा रहा है, ये जब घूम के उधर चला गया ना तब का उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है ये वही चीज़ है, ठीक है। तो
तो मैं जो एंगल मेजर करेंगे वो हम लोग इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की तरफ से मेजर करेंगे। हम लोग एंगल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आर क्रॉस एफ कर रहे हैं तो हम लोग एंगल तो लिखना ही होगा, ठीक है। तो एंगल हम कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक साइन थीटा आता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस पे लगने वाला टॉर्क निकाल लेंगे, उसी तरीके से इसका टॉर्क निकालेंगे, वो भी उसमें भी एक a/2 करके टर्म आएगा और फिर दोनों ऐड होने के बाद ये मतलब कहने का मतलब ये है कि a/2 इंटू एफ इंटू साइन थीटा फिर से आएगा, ठीक है। जो इधर वाला का टॉर्क निकालेंगे तो दोनों के टॉर्क्स जब हम ऐड करेंगे तो मिल जाएगा a इंटू एफ इंटू साइन थीटा, ठीक है। ए इंटू एफ इंटू साइन थीटा। और डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, मैं डायरेक्शन यहाँ पर कोई एन कैप लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एन कैप एंड एन कैप, ठीक है। अभी एंगल हम कैसे नापेंगे उसका तरीका, एंगल मेजर करने के लिए हम लोग कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। कन्वेंशन क्या है वो देखें कि ये जो लूप घूम रहा है, ये जो कॉइल घूम रहा है, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है कॉइल, ठीक है। तो एंगल मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉइल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्यों अभी कर रहे हैं ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम लोग समझ लेंगे। लेकिन एंगल मेजर करने के लिए हम चाहते तो ये वाला एंगल लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ये एंगल नहीं लेंगे ड्यू टू सम रीजंस। अगर लेंगे तो मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग नहीं हो जाएगा, लेकिन जो कन्वेंशन है वो नहीं लिया गया। हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर इमेजिन करेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इमेजिन करेंगे और जब ये प्लेन ऐसे घूमेगा तो उसके साथ ये यूनिट वेक्टर भी जो है वो घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा, ओके। सो जब ये प्लेन घूमता है तो इसके साथ ये यूनिट वेक्टर भी घूमता है। तो ये यूनिट वेक्टर चूंकि हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे देख रहे हैं और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो अगर इसकी तरफ बात करें, और यूनिट वेक्टर लेने का हमने बाहर की तरफ ही क्यों लिया, हमने यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ क्यों नहीं लिया, तो इसके पीछे एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये है, मुझे तो लगता है कि अंदर तरफ ही लेना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो करंट दिया गया ऐसे नहीं लेंगे हम लोग, अंदर की तरफ ही लेंगे। वाई, जो करंट अंदर की तरफ दिया गया, ये करंट अगर आप इसको उंगलियों को ऐसे कर्ल करो, ठीक है, ये कन्वेंशन है, लेकिन क्यों है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये ऐसे करंट इसमें इधर की तरफ जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को आपको घुमाना है, तो अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि मैंने जो अभी तक दिखाया था वो गलत था। जो वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर वो अंदर की तरफ होगा, पीछे की तरफ, ओके। वो वेक्टर पीछे की तरफ एक्चुअली में है, क्योंकि करंट जो हम ले रहे हैं वो ऐसे जा रहा है, ओके। सो इस वजह से यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ लेंगे। तो यूनिट वेक्टर अंदर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर से जब वो कोई देखेगा, ऊपर से देखेगा, तो उसको अंदर की तरफ ऐसे दिखाई देगा, और इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं। सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे यहाँ पर हम इधर की तरफ ले रहे हैं, ठीक है। इसको तो मैंने ऐसे दिखाया है, और नाउ इट हैज रोटेटेड बाय सम एंगल, यानी कि दिस इज द यूनिट वेक्टर विच वी आर टेकिंग। तो यूनिट वेक्टर जो है वो इधर की तरफ हम ले रहे हैं, ठीक है। ये कोई यूनिट वेक्टर है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है, कि इसका कुछ नेमिंग करेंगे अभी। सो यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये एक यूनिट वेक्टर है। सो एंगल विल बी, जब ये घूमेगा कॉइल, जब ये कॉइल घूमेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ है। बट दिस as soon as this start rotating, the unit vector also rotates with it, okay। यूनिट वेक्टर इसके साथ रोटेट करेगा। तो यहाँ पर अभी जो एंगल ले रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड बी, और यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, थीटा, ये थीटा एंगल बन रहा है, ओके, ठीक है। और मैंने परपेंडिकुलर बनाया नहीं है, थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ओके। ये एक डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन जो है कॉइल का, उसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, ओके, ठीक है। तो एंगल हम इसको मेजर मान कर चलेंगे, ये आपका एंगल होगा, ठीक है। और अगर आप
टॉर्क निकालते हो तो टॉर्क जो होगा ये जो वेक्टर हम ले रहे हैं आर वेक्टर ले रहे हैं, और एफ जो वेक्टर है वो इधर की तरफ है। तो अगर आप इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दो, ओके ऐसे प्रोड्यूस कर दो, तो ये एंगल है, ये थीटा है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल, ओके। और यहाँ पर मैं एक लाइन नहीं, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अगर ये थीटा एंगल है सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये हो गया 90 माइनस थीटा। सो यहाँ पर मैं एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ से खींच देता हूँ अगर, ओके। सो आपने देखा कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ये 90 माइनस थीटा है ये वाला एंगल, सो दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा हो, ये थीटा हो गया। अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो, ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सो एफ और आर के बीच में आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। यानी कि हमने जो थीटा लिया है वो उसमें कोई गलती नहीं। यहाँ पर हमने जो टॉर्क कैलकुलेट किया है, कपल का टॉर्क जो कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ये वाला थीटा लेने से बिल्कुल सही आ रहा है। ये मैंने जो एक परपेंडिकुलर लिया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यूनिट वेक्टर लिया है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, और वो अंदर की तरफ लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और उस पर यूनिट वेक्टर जो एन कैप में लिख रहा हूँ, ओके। ये थीटा है, सो ये 90 माइनस थीटा हो, ये थीटा हो गया। यहाँ पर एक लाइन है और ये लाइन क्या मैंने ड्रॉ की, दिस इज पैरेलल लाइन। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, ठीक है। ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बिकॉज ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, सो दोनों एंगल थीटा होंगे। ये थीटा होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं आर क्रॉस एफ में, आर तो मैंने लिया था a/2, एफ ले लिया। सो आर क्रॉस एफ में जो थीटा लेते हैं, थीटा इज बिटवीन, शुड बी इन बिटवीन आर एंड एफ। थीटा एंगल जो ले रहे हैं, ये थीटा एंगल क्या होना चाहिए, बिटवीन आर एंड एफ होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये आर फैक्टर इधर की तरफ है, आर फैक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ a/2, ठीक है, और इट इज इन दिस डायरेक्शन, और एफ इधर की तरफ है, दोनों के बीच में है ना थीटा एंगल, ठीक है। यानी कि ये जो थीटा हम ले रहे थे वो, अगर हम इसको थीटा ना मेजर करते हैं, अगर मैं इसको थीटा मान लेता, ठीक है, तो ये वाला थीटा नहीं होता, ये 90 माइनस थीटा आ जाता। तो अगर हमने आर और एफ के बीच के एंगल को थीटा लिया है, सो यू शुड मेजर द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एंड बी। अगर मैं इस डायग्राम को मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि ये फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हम लोग ये वाला एंगल भी लेके चल सकते थे, ठीक है, हम ये एंगल लेके चल सकते, लेकिन हमने ये एंगल नहीं लिया। हमने एक परपेंडिकुलर इमेजिन किया है जो प्लेन ऑफ द कॉइल के मतलब कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर, लूप के परपेंडिकुलर है, और इसको थीटा का है। क्यों का है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको थीटा ना इसको ना लेकर के थीटा हमने इसको लिया है, इसको छोड़ दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि ये है एफ और ये है आर फैक्टर। टॉर्क निकालने के लिए आप क्या निकालते हैं, आर क्रॉस एफ निकालते हैं। सो जो थीटा होता है वो आर और एफ के बीच का एंगल होता है। दिस इज योर एफ फैक्टर एंड दिस इज आवर आर फैक्टर। ये एंगल थीटा हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए। अब अगर मैं यहाँ से एक से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच दूँ और यहाँ पर से परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, और ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से थीटा हो जाएगा। सो टू कैलकुलेट द टॉर्क वी नीड द एंगल बिटवीन एफ एंड आर। अगर उसको हमने थीटा मेजर किया, देन दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर है,
ना कि इस एंगल के बराबर। इस एंगल के बराबर नहीं हो पा रहा है, वो इस एंगल के बराबर है। सो वी आर टेकिंग दिस द एंगल बिटवीन बी एंड ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। और सिंपली ये वाला एंगल हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उस एंगल से हम लोग टॉर्क नहीं निकाल रहे हैं। ओके, तो ये एक कारण है, बाकी ये सिर्फ कन्वेंशन की बात है, ठीक है। सो आइए एन कैप क्या दर्शाता है। एन कैप बताता है कि ये जो है वो ऐसे उधर घूम रहा है ना, तो सो अंदर की तरफ है, ठीक है। ये एन कैप बता रहा है कि जो टॉर्क निकल के आ रहा है आर क्रॉस एफ करेंगे तो अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, तभी तो ये ऐसे घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है। सो अगर आप ऐसे घुमाएंगे उंगली को तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। सो ये बता रहा है कि ये अंदर की तरफ है, मैंने इसमें क्रॉस दिखाया है, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन की बात थी, ठीक है। तो मैंने ये टॉर्क निकाल के दिखा दिया। टॉर्क का जो ये पूरा वेक्टर होगा, नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस f की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो f है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द रॉड सेक्शंस, ए बी सेक्शन ले या सी डी सेक्शन ले, दोनों पे बराबर जो है वो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। वो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है, आई एल, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो एल, और अगर कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड कंडक्टर है, तो उसका सेक्शन लेते हैं और उस पर डी एफ निकालते हैं, और वो आई डी एल क्रॉस भी होता है। यहाँ पर तो कंडक्टर स्ट्रेट है, सो आई एल, तो एल क्या है यहाँ पर, एल तो बी है, ठीक है। आई एल मैं पूरा लिख देता हूँ फॉर्मूला, आई एल क्रॉस बी होता है। सो इट विल बी आई इंटू बी, लेंथ ऑफ द रॉड इज बी, ठीक है। रॉड का जो लेंथ है जिसपे फोर्स लग रहा है वो टोटल कितना है, बी है। आई इंटू बी इंटू रॉड, और ये रॉड है, ठीक है, इसमें करंट अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, और बी के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रॉड कैसे भी घूमे, ठीक है, रॉड ऐसे से घूमेगा, ये जो जब ये घूमेगा ऐसे ऐसे, तो रॉड जो है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये जो जब ये घूमता है, ठीक है, एट एवरी मोमेंट ये ऐसे, इसमें करंट अंदर की तरफ है तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, बट एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम दिस रॉड इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये यहाँ पर है तब भी फील्ड के परपेंडिकुलर राइट एंगल बन रहा है, अगर ये घूम के नीचे जा रहा है तब भी राइट एंगल ही बन रहा है उस पर। सो इन दोनों के बीच में एंगल इज ऑलवेज राइट एंगल। सो हाँ, यानी कि B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस L वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा साइन 90 डिग्री, और कुछ एक वेक्टर दिखाने के लिए एन कैप लगा लेते हैं, ओके। मैंने एन कैप पहले ही यूज कर लिया है, सो एन कैप नहीं लगा करके कुछ मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था, ठीक है। तो ये लिख लिया गया। यहाँ पर 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं, सिंस B इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस L वेक्टर, और ये L वेक्टर क्या है, L वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम B ले रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गया I इंटू बी। ये जो वैल्यू फोर्स की है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क आ जाएगा A इंटू आई बी इंटू बी, ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये टॉर्क निकल गया। इसको मैं I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप लिख सकता हूँ। और A इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ द लूप, लेंथ इंटू रेक्टेंगुलर लूप लिया गया है तो वो हम उसको एरिया ऑफ द लूप ले सकते हैं। सो A इंटू बी जो है वो आ जाएगा I इंटू एरिया ऑफ द लूप, हम क्या ले लेते हैं, बुक में आपके क्या लिया गया है, ठीक है। आप A भी छोड़ सकते हो, डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हो,
area of the loop. A is the area of the loop, which is A into B, length into breadth, into B into sin theta into n कैप. ये हमने टॉर्क निकाला है, ठीक है. तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये I इंटू ए क्रॉस बी है कि नहीं. एरिया वेक्टर ये मैंने जो लिखा है ये ए इंटू बी को तो मैंने एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये जो है वो आई इंटू एरिया वेक्टर है, ठीक है. अब आप देखो तो एरिया वेक्टर जो है वो क्या चीज़ होता है. एरिया वेक्टर मैं इसको अभी एरिया वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा, उसके पहले एक चीज़ लिखना चाहिए था मुझे. हाँ, एरिया वेक्टर क्या होता है. कोई एक सरफेस है मेरे पास, ठीक है. एरिया वेक्टर इज गिवन बाय ए परपेंडिकुलर, ठीक है. अगर ये एक प्लेन है, ऐसा कुछ एरिया है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा. एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस मतलब एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे इसके अलोंग एन कैप एंड मल्टीप्लाई दैट एन कैप विद द एरिया ऑफ दिस सरफेस, ठीक है. तो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो, यहाँ पर ए है और एन कैप भी दोनों हमारे पास है, ठीक है. नहीं एन कैप नहीं, ये वाला एन कैप नहीं, दूसरा एन लेंगे, ठीक है. हाँ, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये है आपका यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो अगर मैं इसको ऐसे आई ए क्रॉस बी ले लूँ, आई ए क्रॉस बी लेके चलते हैं अगर, सो यानी कि ये जो है वो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है. एरिया वेक्टर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है. और अगर आप एरिया वेक्टर और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा. ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है. सो अंदर की तरफ वाले वेक्टर को हमने क्या से रिप्रेजेंट किया, एन कैप से रिप्रेजेंट किया है. यानी कि इससे पता चल जाता है कि इसको हम आई ए क्रॉस बी लिख सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई ए क्रॉस बी क्या देगा, आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस बी एंड दिस एरिया वेक्टर, ठीक है. अब हम लोग आते हैं कि किसी लूप में करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है. तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है. अब वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम m डिफाइन करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू करेंट इन द लूप इनटू एरिया वेक्टर. तो करेंट इन ये क्या मिल रहा है हमें, किसी भी लूप में अगर एक कोई लूप है, ये कोई वायर है, इसमें करेंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, ठीक है. और इसके अंदर का जो एरिया है वो कितना है, A है. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है वो होता है I इंटू एरिया वेक्टर, ठीक है. और तो यानी कि I इंटू एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं M, और ये B आ जाएगा क्रॉस में. तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्या होता है, I इंटू एरिया वेक्टर, और क्रॉस B करने से क्या मिल रहा है, टॉर्क मिल रहा है. तो इस तरीके से हम लोग लूप पे लगने वाला टॉर्क जो है वो निकाल सकते हैं विद द इंफॉर्मेशन कि M जो होता है वो I इंटू ए होता है, ठीक है. इससे अगर आप एक चीज़ याद करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम प्लेस करते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम प्लेस करते हैं तो टॉर्क क्या लगता था, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई क्रॉस ई. पी क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. पी बराबर होता था 2q ए इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, प्लस और माइनस के बीच में जो डिस्टेंस होता था टोटल, ये 2l लिया करते थे, ठीक है. 2qa लेते थे, और एक इधर से इधर की तरफ एक हम लोग डायरेक्शन दिखाते थे, ठीक है. सो इनटू सम वेक्टर p कैप.
और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके जो इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो हम लोग टॉर्क निकालते थे। अगर आप यहाँ पर आके देखें उसी को देखते हुए यहाँ पर जो टॉर्क का फॉर्मूला निकाला गया है कि टॉर्क जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया। यहाँ पर I इंटू एरिया फैक्टर आ रहा है, तो क्यों ना इसको हम लोग किसी दूसरे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों को मिलाकर कुछ जो वेक्टर बन रहा है उसको हम लोग m वेक्टर कर दें। ठीक है, तो पहले इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते थे। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर तो एक ही कॉइल लिया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया जाता। हम लोग चाहें तो कई नंबर ऑफ टर्न्स ले सकते हैं, एक टर्न, दूसरा टर्न, ऐसे कई टर्न ले सकते हैं कॉइल के। ठीक है, अगर हम लोग n नंबर ऑफ टर्न लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट आएगा m, वो हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू I इंटू एरिया फैक्टर। ठीक है, NIA, या इसमें आप कुछ चाहो तो चलो एरिया फैक्टर ले लेते हैं, n इंटू I इंटू a, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो कॉइल होता है उस पर जो टॉर्क लगता है वो बढ़ जाता है। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग ज़्यादा टॉर्क बनाने मतलब प्रोड्यूस करने वाला मोटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल का वो आपको बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये करेंगे। तो m जो है हमने लिख दिया n इंटू I इंटू a, और अगर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो m क्रॉस b करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ जो मोटर्स होते हैं वो कुछ ऐसे नहीं होते हैं, उनको कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये कोई एक सिंगल कॉइल वाला नहीं होता है। ठीक है, उसमें कई टर्न्स बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ मोटर्स तो ऐसे होते हैं कि एक रोटर होता है और उसमें कुछ इस तरीके के शेप्स निकले होते हैं, 3 वाले भी होते हैं और 3 से ज़्यादा वाले भी होते हैं। ठीक है, ये 120 के एंगल पर ऐसे लगे होते हैं। यह को पढ़ना नहीं, मतलब मैं एक क्यूरोसिटी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से क्या करते हैं, एक कॉइल निकालते हैं, एक कॉइल लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे टर्न करना शुरू करते हैं। यहाँ से वो कॉइल जाती है, ऐसे टर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे टर्न हो करके ये वापस आ जाता है, फिर ये जो है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, इसका जो कॉइल का जो डायरेक्शन है वो बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है ताकि इधर नॉर्थ बन रहा है, इधर भी नॉर्थ बने, इधर भी नॉर्थ बने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करते हैं। जैसे कई टर्न लपेट करके फिर इसमें से निकाल के लाते हैं, इसमें फिर लपेट देते हैं ऐसे से। ठीक है, और ये जो 2 एंड्स निकलते हैं, ठीक है, इन 2 एंड्स को ऐसे नहीं, हम इसमें से एक्चुअली 3 एंड्स निकलेंगे, 2 एंड सब में से निकलेंगे। यहाँ से 2 एंड निकलेंगे, यहाँ से 2 एंड आएंगे, वायर का 2 एंड यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और इन सब को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक को ऐसा ज्वाइन करेंगे कि तीनों में n n n बन जाए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 3 स्लीव लगाए जाते हैं, 3 स्लीव, एक स्लीव, दूसरा स्लीव और ये तीसरा स्लीव। ठीक है, इन सब को क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें से एक लेते हैं, इसमें से एक लेते हैं और इसमें से एक लगा कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी सब जो तीनों ये बच गए, ठीक है, उन तीनों को जोड़ करके कॉमन बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और फिर ये जो स्लीव्स होते हैं उनका कनेक्शन किया जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ब्रश होता है जो दोनों साइड से इन तीनों स्लीव्स में टच होता है। ठीक है, और ये घूमते हैं, करंट उसमें जाता है तो ये मैग्नेटाइड होते हैं, और इनके चारों तरफ क्या होता है, एक रिंग जैसा मैग्नेट रखा हुआ होता है, और उसका साउथ पोल जो है अंदर की तरफ बन रहा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि ये फिर घूमना शुरू करता है। तो इस तरीके का डीसी मोटर होता है। जो खिलौने वगैरह होते हैं, या आपको मालूम है कि जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है वो घूमता है। ठीक है, तो वो इस तरह का मोटर लगा होता है। या फिर कोई भी रोटेटिंग फैन अगर आप देख रहे हो, डीसी
जो सोर्स से घूम रहा है वो इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया m क्रॉस b। सर्कुलर करंट लूप है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो, इसके एक्सिस पर हमने किसी डिस्टेंस x पर हम लोगों ने इसका जो रेडियस है वो r है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आता है, ठीक, और b की वैल्यू आती है म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहाँ पर एक 2 का भी फैक्टर होता है। ये हमने b निकाल लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम लूप के सेंटर की बात करें, लूप से दूर नहीं जाएं, लूप के सेंटर पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिया है वो कुछ ऐसे कि आपको ऐसे करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा लगाना चाहिए। करंट जो ऐसे दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उधर की तरफ हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्शन सही दिया है, आप चेक कर लो। वैसे देखो, अगर यहाँ पे करंट नीचे की तरफ है, मान लेते हैं कि इस सेक्शन में करंट नीचे की तरफ है, ओके, इधर है, तो आपको पता है कि हम लोग बायोट-सेवर्ट लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाने से यहाँ पर फील्ड हम निकालते हैं, फिर उनके दोनों कंपोनेंट्स को हम ऐड करके और यूजिंग इंटीग्रेशन ये फील्ड निकालते थे, ठीक है। तो फ्रंट वाला जो सेक्शन है यहाँ से निकालते थे, जो ऐसे आता था, फिर दोनों का साइन कंपोनेंट लेते थे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन, ये डायग्राम बना हुआ, मैं इसको दोबारा नहीं करना चाह रहा हूँ। ये कहाँ पर है, आपने किया है ना, तो ये पेज नंबर 145 पर आप देख लो, ठीक है, कि बाहर वाले में जो है वो नीचे की तरफ होगा और उधर की तरफ अंदर की तरफ होगा, ठीक है। और फिर वो आपको बायोट-सेवर्ट लॉ लगा करके फिर वो डायरेक्शन ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो सिर्फ ऐसे कर सकते हो कि उंगली करने से इधर अंगूठा आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा, ठीक है। ये अगर आप इस तरीके से याद करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम देखें इस लूप के सेंटर पर भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिखेंगे b@0। ये क्या है, b@x, ये bx था, तो b0 में x की वैल्यू जो है हम 0 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स 0 हो गया, आर स्क्वायर का पावर 3/2 लिखेंगे, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। सो ये हो गया एट द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब चूंकि आपको मैंने बताया कि जब हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला देख रहे थे तो ये आ रहा था m क्रॉस b आ रहा था, टॉर्क के फॉर्मूले में m क्रॉस b आपको दिखाई दे रहा था। सो ये फॉर्मूला किससे मैच करता है, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e से। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, तो इसको हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये डिफाइन हो गया था। सो b की जो वैल्यू है, तो आपको याद हो कि डायपोल जो होता था, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके एक्सिस पर, ठीक है, उसके एक्सिस पर फील्ड जो होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू आती है वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, यहाँ से हम डिस्टेंस लेते हैं, ये आर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर वो अपोजिट में आता था, वो होता था E इक्वल टू E एक्सियल होता था,
एक्सियल, ई इक्वेटोरियल, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर क्यूब। यहाँ पर 2 का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। आप अगर भूल चुके हो तो मैं आपको बता रहा हूँ पेज नंबर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लिया गया है प्लस माइनस, इसके एक्सियल प्लेन में यहाँ पर 2p/r³ वेर p इज द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है ये, और वो इधर से इधर की तरफ हम लेते हैं ये p वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 2qa इंटू p कैप। p कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हम क्या करते थे, ठीक है। तो आपने देखा कैसे ये जो p है उसके बदले अब यहाँ पर m आने लग गया है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो हम एक कॉइल जो दिया हुआ है, मैग्नेटिक लूप जो है जिसमें कि ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, ये कंप्लीट सर्कल बना रहा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाता है, ये ऐसे बनाता है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड इसका होता है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं अगर एक बहुत छोटा सा लूप या छोटा या बड़ा जो भी लूप है, ये जो लूप ऐसे है, ठीक है, इस लूप के इधर के साइड में नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा होगा और लूप के पीछे वाली साइड में साउथ पोल क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। सो एक करेंट कैरिंग लूप के अगर लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है तो उधर के साइड में साउथ पोल वाला फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो ये क्या है, एक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ वर्क कर रहा है। जैसे एक बार मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ और साउथ होता है, सो इट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एक बार मैग्नेट जो है वो डाइपोल हम तब बोल सकते हैं अगर बार मैग्नेट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो डाइपोल तो नहीं कर सकते उसको, बिकॉज क्यों, क्योंकि डाइपोल होने के लिए ये जो टू वे डिस्टेंस होता है दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस जहाँ से आप कैलकुलेट करते हो फील्ड को, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है कि डाइपोल का बिहेवियर क्या होता है जब r³ का फैक्टर आना, सॉरी यहाँ पे ये r³ का फैक्टर आता है, ठीक है। डाइपोल का बिहेवियर इस क्यूब के फैक्टर से एसोसिएटेड है। नॉर्मली फील्ड क्या होता है r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर ये r³ के प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट वाइज करेक्ट नहीं होता क्योंकि इस p में एक यूनिट होता है मीटर वाला, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, लेकिन डिपेंडेंस जो है वो क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली जो होता है किसी चार्ज का 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डाइपोल के केस में ये r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा है और बिल्कुल सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हम नोटिस कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलाने से बनता है। यहाँ पे भी क्या है, कॉइल है, उसके राइट हैंड साइड में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। इट एक्ट लाइक ए स्मॉल बार मैग्नेट, ओके। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। ऐसा लगता है कि इस लूप के लेफ्ट हैंड साइड में बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और राइट पीछे वाली साइड में क्या है वो, मतलब ऐसा आप कर सकते हो कि ये लूप है और बार मैग्नेट इसके अंदर से ऐसे हो रहा है, यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो चाहे हम बार मैग्नेट रखें या लूप रखें, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है, एंड दैट्स व्हाई ए करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसीडर्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे कि एक छोटे से बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 पोल्स, डाइपोल्स। उसी तरीके से कॉइल के राइट और लेफ्ट में नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट होता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल अ करंट कैरिंग लूप एज ए डाइपोल। और अगर ये डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल है तो हम लोग उसके लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक बी का जो फार्मूला है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। मैं इस बी के फार्मूले को यहाँ से ला रहा हूँ। इलेक्ट्रिक वाला फार्मूला हमारे पास दोनों है, ठीक है। मैं अभी एक्सियल की बात करता हूँ सिर्फ। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल ई जो की जो वैल्यू होती थी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ होता था। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं बी में, ठीक है, तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है विल बी रिप्लेस्ड बाय
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं ये कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, बस एक एनालॉजी है कि हाँ ऐसा मतलब सिमिलैरिटी हम उसमें दोनों में देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली जब ये कैलकुलेट किया गया या थ्योरेटिकली भी ये फार्मूला कैलकुलेट किया गया तो उसमें ये बातें पाई गई हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई से। अभी देखेंगे कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर B निकाल लिया था, ये हमने B फाइंड किया था, B एट 0 कॉइल के सेंटर पे, यानी कि यहाँ पर जो फील्ड होगा वो B हमने निकाल लिया था। अब वो इतना आ गया म्यू नॉट I बाई R, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। मैंने फार्मूला करेक्टली लिख दिया था, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आपको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में किसी तरीके से हम B ये M इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो M क्या होता है, M होता है I इंटू एरिया फैक्टर, ठीक है, I इंटू एरिया वेक्टर लेते हैं। सो B को हम लोग यहाँ पर इसमें मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। B में इसको अभी मैं कैंसिल आउट नहीं करता हूँ, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं फार्मूला, लेकिन मैं कैंसिल आउट अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ म्यू नॉट इंटू I इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, एरिया, इसका रेडियस कुछ होगा r, ठीक है। यही तो हम रेडियस ले रहे थे और ये इधर की डायरेक्शन x ले रहे थे। सो मैंने पाई आर स्क्वायर, पाई अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे में मैं पाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ। अब I इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होगा, करेंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने तो ये लिख दिया था ये I इंटू एरिया वेक्टर होता है M। सो इस पूरी क्वांटिटी को जो सर्कल में लिखा होगा इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट इंटू M, ठीक है। मैं भी मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ। I इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, I इंटू पाई आर स्क्वायर इज योर M मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और ये 2 पाई आर क्यूब, मैं इस 2 पाई को रहने देता हूँ, ठीक है, और मैं इस 2 पाई को अभी रहने देता हूँ, चलो, इंटू आर क्यूब। तो B इतना आ गया। अब मैं B को लिख सकता हूँ, दिस B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2m, मैं इस m के बदले में लिख रहा हूँ 2m, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर मैं 4 पाई कर रहा हूँ, ऊपर में 2 एक्स्ट्रा लगाया तो नीचे में 2 डिवाइड कर दिया, तो ये 4 पाई बन गया, ठीक है। सो म्यू नॉट अपॉन B कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि ये है एक्सियल पोजिशन में, ऑन द एक्सियल पोजिशन में हम लोग ये देखते थे कि ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है, इन द एक्सियल पोजिशन, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m बाई आर क्यूब आ रहा है। आप इसको कंपेयर करके देखते हैं कि 2m बाई आर क्यूब यहाँ पर आपको दिख रहा है पैटर्न, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, को हमने यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड का वैसा ही सिमिलर फार्मूला निकालना हो तो आपको करना क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, P को M से रिप्लेस करेंगे और आपका फार्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालते हैं तो इक्वेटोरियल जो होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यूब, ठीक है। तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये बन जाएगा B इक्वेटोरियल, जो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M बाई आर क्यूब, ठीक है। ये कोई प्रूफ नहीं, जस्ट एक फार्मूला मैंने आपको बताया है कि इसका ये मतलब है कि जो म्यू नॉट होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट से एक्चुअली रिप्लेस हो। 4 पाई तो दोनों में,
1/4 पाई और 1/4 पाई जो है वो दोनों में है। सिर्फ म्यू नॉट को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1/ε0 से रिप्लेस कर दें, या ε0 को 1/μ0 से, 1/μ0 से, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं, वो सही लिखा हुआ था, मैंने जो लिखा है 1/ε0 को हमने μ0 से रिप्लेस कर दिया। अगर आपको मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक में जाना हो तो वो उल्टा लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने m ये p के बदले में लिखा है m, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में हमने लिख दिया है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती है, बाकी फार्मूला जो है सारा का सारा सेम आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं कि कैसे डिराइव हो रहा है, इसका जो डेरिवेशन है इसके बारे में जो भी थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि बार मैग्नेट लेंगे, उसको हम डाइपोल कंसीडर करेंगे और उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके चारों तरफ, ठीक है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर पाथ में इन द हाइड्रोजन एटम, तो आपको मालूम है चार्ज जब मोशन में आता है तो इट एक्ट लाइक ए करेंट, वो एक करेंट की तरह है, और उस करेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यानी मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो हम लोग करेंगे कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में।